हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 1। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको बोर्ड के एग्जाम में 85 प्रश्नों को क्या करना रहता है, हल करना रहता है। जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, टच करेंगे और देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। सो दोस्तों, आपको जिसका आंसर पता होगा कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि सर इसका आंसर जो है ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप आंसर को कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर देर न करते हुए चलेंगे आगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप बेहतर ढंग से जो है 2025 की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो आप लोग साथ में बंद रहेंगे लास्ट तक के। तो यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से कोई एक सही है और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को जो है क्या करना है, उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को AMR पत्रक में क्या करना है, चिन्हित करना है। ये दोस्तों आपको बताया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है, 100 में से 50 को ऑब्जेक्टिव अपने मन से जो आपको आता है उसका आंसर लगाना है और बाकी दोस्तों 50 को छोड़ देनी है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 जो है आप बना लीजिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना है। सो दोस्तों, जो आपको समझ में आता है, जिसका आंसर आपको जानकारी है, आप उसी को चुने और उसी को पहले टिक करें। ठीक है, बाकी दोस्तों जो नहीं पता है उसे छोड़ दें। आपको 50 से ज़्यादा टिक नहीं करना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है दोस्तों 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में। सो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। बाकी मैं दोस्तों आपको इसका आंसर बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों 21 खंडों में जो है प्रकाशित किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण बांड में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है ए में भीमराव अम्बेडकर के, नलिनी बिनोचर शर्मा के, सी है अशोक वाजपेयी के, डी है अमरकांत के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जो है किसके चिंतन व रचनात्मक कवि के प्रेरक व्यक्ति रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर के। यानी कि दोस्तों दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा, तो आपको बताना है सोफर ने कहा। किसने कहा था दोस्तों, सोफर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर सी गिरधर ने, कि ऑप्शन नंबर डी गिरधर की पत्नी ने। सो दोस्तों आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि किसने लपक कर मदन को हाथों से क्या किया था दोस्तों, उठा लिया था, तो गिरधर ने उठा लिया था। किसने दोस्तों, गिरधर ने। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा का आंसर सी। ठीक है, बाकी दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, है ना दोस्तों। पहला नंबर ए कबड्डी खेल रहा था, बी गुल्ली डंडा खेल रहा था, सी छुपन छुपी खेल रहा था, ठीक है, चौथा डी लट्टू नचा रहा था। तो आप बताएंगे कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द, है ना, आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों, लट्टू नचा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5वां का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों डी। बाकी आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्स म्यूलर का जन्म कब हुआ था। सो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 4 जनवरी 1825 को, ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर 1824 ईस्वी को,
ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 1826 ईस्वी को। सो दोस्तों जल्दी से आप इसका कमेंट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 नंबर जो है मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना में दोस्तों? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी गुनाकर मूले, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है, तो आप दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा होगा। सो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं कि इसका दोस्तों आपका हो जाएगा मैक्स मुलर। कौन हो जाएगा दोस्तों? मैक्स मुलर हो जाएगा। हितोपदेश के जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है? ठीक है, किसे माना जाने लगा है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म को, सिख धर्म को, कि पारसी को, ठीक है, या बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 8 नंबर सी का आंसर बौद्ध धर्म को। ठीक है, किसने माना जाने लगा? तो बौद्ध धर्म को माने जाने लगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी नीति कथा, ऑप्शन नंबर डी विधिशास्त्र। ठीक है, तो आप बताएंगे कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, कमेंट जरूर करेंगे। सो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं, यहाँ पर दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? देव विज्ञान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चरु चंद्रलेख किसकी रचना है ना? चरु चंद्रलेख जो है किनकी रचना है? सो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिरजू महाराज की, या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप फटाक से आंसर आप कमेंट कीजिए इसका आंसर जो है कौन सा होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चरु चंद्रलेख किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसके दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी। अब आता है दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बड़े बड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप बताएंगे कि गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे, तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि आपका जो है गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। सो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़े बड़े नाखून जो है रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? है ना जी, यानी कि लेखक से जो है प्रश्न किसने पूछा? सो दोस्तों ऑप्शन है आपका ए में लेखक की बहन ने, ऑप्शन बी लेखक के पुत्र ने, ऑप्शन बी लेखक के पुत्र ने, ऑप्शन सी लेखक के दोस्त ने, ऑप्शन डी लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है, तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा? सो दोस्तों आप बताएं इसका आंसर जो है कौन सा होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से यह किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछी थी। ठीक है, लेखक की छोटी लड़की ने पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 के दांत, ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और संस्कृति। सो दोस्तों पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? सो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं यही शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ठीक है,
तो इस तरीके से दोस्तों आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, बी। बाकी दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है नगरीय लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नगरीय लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अक्षर कथा से, ऑप्शन नंबर बी इतिहास और संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल से। ठीक है, सो दोस्तों आप जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नगरीय लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 15। कोकण के शिलाहार, मन्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन बी कलिंग लिपि में, ऑप्शन सी कोंकणी लिपि में, ऑप्शन डी नंदी नगरी लिपि में। सो दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोकण के शिलाहार, मन्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो यह दोस्तों कौन सी, नंदी नगरी लिपि में आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। ठीक है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम अमोघ वर्ष, है ना, सी में है कक्का द्वितीय, डी में है खेटिम अमोघ वर्ष। ठीक है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा, राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। सो दोस्तों आप जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कृष्ण। ठीक है, इन्होंने दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर जो है बैठे थे। उसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन आता है किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। ऑप्शन नंबर ए लेखक के, ऑप्शन नंबर बी बहादुर के, ऑप्शन नंबर सी निर्मला के भाई के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा कमेंट करके। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो बहादुर के गले में बंधा था दोस्तों। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, बी आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन आता है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। ठीक है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। सो दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत ने, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा ने। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पर बतानी है कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा। तो सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरकांत ने लिखा है। किसने दोस्तों, अमरकांत ने। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, अमरकांत ने लिखा है। सो दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ठीक है, बहादुर का जो बाप है कहाँ मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए बाढ़ से, ऑप्शन नंबर बी घरेलू झगड़े में, कि ऑप्शन नंबर सी भूकंप से, कि ऑप्शन नंबर डी युद्ध में। ठीक है, सो दोस्तों आप इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहादुर के जो बाप है वो दोस्तों युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था दोस्तों, युद्ध में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 20 नंबर में दोस्तों हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है चेतावनी, ऑप्शन बी है शिष्टाचार, ऑप्शन सी है जिम्मेदारी, ऑप्शन डी है निवेदन। ठीक है, तो आप जल्दी बताइए कि हिदायत शब्द का अर्थ जो है क्या होता है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिदायत शब्द का अर्थ होता है शिष्टाचार। क्या होता है दोस्तों, शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है।
सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निंदा, ऑप्शन नंबर बी मूर्त ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी विवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप जल्द से कमेंट करके बताइए कि 21 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कौन सा होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है, तो मूर्त ज्ञान है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मूर्त ज्ञान। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 22 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है रोन नदी के दूसरी ओर अबिन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए द मादा मोजेल द अबिन्यो, बी में है ला सतरुज, सी में है विलनब ला अबिन्यो, डी में है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप जल्द से इसका कमेंट करके बताइए कि 22 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो रोन नदी के दूसरी ओर अबिन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो विलनब ला अबिन्यो नाम है। क्या नाम है दोस्तों? विलनब ला अबिन्यो, जो आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 में कह रहा है कि सहने शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, सहने शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रभाती, ऑप्शन नंबर बी भीम पलासी, ऑप्शन नंबर सी मुल्तानी, ऑप्शन नंबर डी सुशीर बाधों में सा। ठीक है, सुशीर बाधों में सा। सो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन है, तो बताइए कि सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? सहने शब्द का अर्थ क्या है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भीम पालसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? भीम पालसी जो है सहने शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन आता है। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है? लेखक श्रीनिवास जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है? ऑप्शन नंबर ए कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी जो है उड़िया, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंसर बतानी है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं कारों में से एक है। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपका कन्नड़ का। किसका दोस्तों? कन्नड़ का। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएंगे। अब आता है दोस्तों आपका 25 यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन में है साहित्य अकादमी ने, है ना, लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया, है ना? तो आपको इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1970 ईस्वी में। सो दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना, है ना, कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया। सो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएंगे 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हें पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नजम्मा ने, ऑप्शन नंबर बी मांगमा की बेटी ने, ऑप्शन नंबर सी मांगमा की बेटा ने, ऑप्शन नंबर डी रंगप्पा। सो दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों मंगमा की बेटा होगा। क्या हो दोस्तों? मंगमा का बेटा होगा। उसके बाद आप आगे चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन जो है गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पेटलिकर, बी सुजाता, ऑप्शन सी सवारदैया, ऑप्शन डी सात कोड़ी होता, है ना, सात कोड़ी होता। तो किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सात कोड़ी होता, है ना, इसमें क्या हुआ? प्रकट हुआ। उसके बाद दोस्तों आपका 28 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार के घर में, ऑप्शन नंबर बी मुखिया के घर में,
ऑप्शन नंबर सी सरपंच के घर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप इसका आंसर तो बता सकते हैं, कृपया कमेंट जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि लक्ष्मी किसके घर काम करती थी, तो तहसीलदार के घर में काम करती थी। ठीक है, कहाँ दोस्तों, तहसीलदार के घर में। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन आता है 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़का कौन था? ए है अच्युत, ऑप्शन नंबर बी है गुणनिधि, ऑप्शन नंबर सी केशव, ऑप्शन नंबर डी श्याम। ठीक है, तो ढाते विश्वास के कहानी में है ना लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपके गुणनिधि। कौन था दोस्तों? गुणनिधि। उसके बाद आपका अगला आता है 30 नंबर क्वेश्चन, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुजाता, ऑप्शन नंबर बी सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होंगे आप कृपया कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं दोस्तों आपका इसका आंसर बता दूं कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या था, तो ईश्वर पेटलीकर नाम था। क्या नाम था दोस्तों? ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अब है दोस्तों आपका 31 नंबर क्वेश्चन, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों घर की, ऑप्शन बी झोपड़ी की, ऑप्शन सी गौशालाओं की, ऑप्शन डी जो है कैद खानों की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए जो है गौशालाओं की उपमा देती थी। क्या चीज़ का दोस्तों? गौशालाओं की उपमा देती थी। उसके बाद दोस्तों आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का जो है परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है दोस्तों ऑप्थेल्मोस्कोप से, ऑप्शन बी एस्थेथोस्कोप से, ऑप्शन सी प्रोक्टोस्कोप से, ऑप्शन डी इंडोस्कोप से। ठीक है, तो आप इसमें आंसर बताएंगे 32 नंबर का जो है आंसर कौन सा होगा, यानी कि किसके मतलब सहायता से जो है पपाती के चारों ओर बड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर के है ना किसकी सहायता से जो है उसके आंखों के भीतरी भाग का जो है परीक्षण किया था? सो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों 32 का ए हो जाएगा, ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या किया था? आँख के भीतरी भागों का जो है परीक्षण किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आता है 33, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? ऑप्शन ए बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भावरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप जल्दी से इसका कमेंट करके बताएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? सो दोस्तों आपका इसका आंसर जो हो जाएगा नारायण की पत्नी भावरी ने कहा था। किसने दोस्तों? नारायण की पत्नी जो है भावरी ने कहा था। उसके बाद दोस्तों आपका 34 नंबर क्वेश्चन आता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम जो है क्या है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी प्रेमघन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? गुरु नानक। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनात्मक का जो है रचनाकार का नाम क्या है? तो गुरु नानक ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आपका 35 नंबर है, आयानी शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दीवार, ऑप्शन नंबर सी गृह, ऑप्शन नंबर डी छत। ठीक है, तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आयानी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गृह। क्या होता है दोस्तों आपका? आयानी शब्द का अर्थ गृह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 36 नंबर आता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, ऑप्शन सी राम नाम के बिना,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आप इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट कीजिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, तो निंदा स्तुति के बिना जो है वाणी क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में कह रहा है कि मोह मन मानिक लय गए चित्रे चोर, है ना, नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। ठीक है। ऑप्शन ए प्रेम अयानी श्री राधिका, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी भारत माता। ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर हो जाएंगे ए प्रेम अयानी श्री राधिका का। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए हो जाएंगे। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका आंसर क्या होगा। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम जो था दोस्तों बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन। ठीक है। 38 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसके बाद दोस्तों आपका 39 नंबर आता है निम्न में से कौन सी रचना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। भारत माता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा कृपया कमेंट करें। बाकी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि निम्न में कौन सी रचना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो इसमें दोस्तों भारत माता प्रेमघन की नहीं है, लौट कर आऊँगा फिर ये भी नहीं है, एक वृक्ष की हत्या भी नहीं है, जीर्ण क्या है दोस्तों जीर्ण जनपद जो है आपका 39 के डी आंसर हो जाएगा सही, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो है जीर्ण जनपद रचना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन आता है स्वदेशी कविता किससे संकलित है। ऑप्शन नंबर ए जीर्ण जनपद से, ऑप्शन नंबर बी हरे को हरिनाम से, ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन सर्वस्त्र से, ऑप्शन नंबर डी परशुराम की प्रतीक्षा से। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। बाकी मैं आपको बता दूं स्वदेशी पंक्ति यानी स्वदेशी कविता जो है किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है। सर्वस्व से क्या है हमारा स्वदेशी कविता संकलित है। उसके बाद दोस्तों आपका 41 नंबर क्वेश्चन आता है सुमित्रा नंद पंत जो है उत्तरांचल के किस जिला के रहने वाले थे। सुमित्रा नंद पंत जो है उत्तरांचल के किस जिला के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी चमोली, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 41 का कौन सा आंसर होगा कृपया कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 41 का जो है सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे, तो अल्मोड़ा जिला के रहने वाले थे। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 20 सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 42 नंबर क्वेश्चन आता है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है। पल्लव, बीना, ग्राम्या या ग्रंथि। तो दोस्तों आपका इसका आंसर कौन सा होगा 42 का, जल्द से बताइए कमेंट करके। बाकी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है, तो ग्राम्या से ली गई है। कहाँ से दोस्तों, ग्राम्या से, यानी कि 42 का आपका जो है आंसर सी सही होगा। बाकी दोस्तों आगे चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 43 में बोल रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए प्राणभंग, ऑप्शन नंबर बी रेणुका, ऑप्शन नंबर सी हुंकार, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। तो दोस्तों आप बता सकते हैं तो जल्द से कमेंट कीजिए कि 43 का जो है आंसर कौन सा होगा। ठीक है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्राणभंग, रेणुका, हुंकार या उर्वशी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 44 नंबर क्वेश्चन आता है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। सो दोस्तों 44 का जो है आपका ऑप्शन है ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी
जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका 44 का जो है कौन सा आंसर होगा कृपया कमेंट कीजिए। बाकी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका 44 का जो है जनतंत्र का जन्म जो है ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों बात करें एक अगला आता है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है ना अज्ञेय की कविता कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए में है ना लाड तय कर जाऊंगा फिर, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो दोस्तों 45 का कौन सा आंसर हो कृपया कमेंट कीजिए। बाकी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता जो है कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब है दोस्तों आपका 46 नंबर क्वेश्चन। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार या समीक्षा। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होंगे कृपया कमेंट कीजिए जल्द से और कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 46 का जो आंसर है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य के कौन विद्या है, तो काव्य संग्रह है। कौन सा दोस्तों, काव्य संग्रह। 46 के ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है 47। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी, ऑप्शन बी हमारी नींद, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कृपया कमेंट करें। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है। सो दोस्तों आपका हो जाएगा हमारी नींद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन बी विष्णु भारद्वाज, ऑप्शन सी भरत किशोर, ऑप्शन डी रविशंकर किशोर। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कि कवयित्री अनामिका का जो है ना कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 48 के जो है कवयित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंद किशोर था, श्याम नंद किशोर। 48 के ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका 49 आता है अनुष्टुप किनकी रचना है, अनुष्टुप किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन नंबर सी अनामिका, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। अनुष्टुप जो है अनामिका की रचना है, किसकी रचना है दोस्तों, अनामिका की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। बाकी दोस्तों 50 नंबर में आता है जो आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। ये मॉडल सेट 1 को मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ। ठीक है, जो दोस्तों ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका पार्ट 1 का। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा है ना अड़ा के समझता था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन में बहन, दूसरा है दोस्तों बेटी, सी है तीसरा में माँ, डी है चौथा में दादी। ठीक है, तो आप बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कौन सा होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता को बेटा अड़ा के है ना जी क्या समझता था। तो दोस्तों बता दें कि ये जो है माँ समझता था। क्या समझता था दोस्तों, माँ समझता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक के मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ तक बताया हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर, ताकि उनको भी जो है समस्या का समाधान हो पाए और वो भी बेहतर से बेहतर बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेते नहीं, टाटा बाय।